नमस्कार आप सभी को हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चुनावी माहौल इस समय अपने पूरे पीक पर है। आप जानते हैं आचार संहिता लग चुकी है और हिंदुस्तान का जो एक जनरल इलेक्शन होता है वो शुरू हो चुका है। 7 चरणों में मतदान होगा और उसके बाद एक बार फिर अगले 5 सालों के लिए देश को एक सरकार मिलेगी। इन सभी मुद्दों पर, इन सभी इस जो चुनावों का माहौल बना हुआ है, एक चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सतीश शर्मा जी। सतीश शर्मा जी पेशे से तो अध्यापक हैं, लेकिन राजनीतिक मामलों की भी एक अच्छी समझ रखते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि आजादी के बाद करीब 1950 या 52 के बाद की जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हैं उनसे बखूबी वाकिफ हैं। बेसिकली हरियाणा के ही रहने वाले हैं, क्योंकि हमारे दर्शक अधिकतर हरियाणा के ही हैं, तो हम शुरुआत आज इस वीडियो से हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में ही करेंगे। शर्मा जी आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हाल हरियाणा के सभी दर्शकों को सतीश शर्मा का प्रणाम। सर, क्योंकि जैसे हमने अभी बताया है कि चुनाव के लिए आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, किस तरह से देखते हैं आप खासकर हरियाणा की इस राजनीति को? अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने टिकटों का जो है घोषणा कर दी है, क्या लगता है, क्या बदलाव की तरफ जा रहा है हरियाणा? नहीं, देखिए, ये तो बाद की बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी वास्तव में इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि वो हमेशा कार्य में एडवांस रहती है। आप कभी भी देखें, जैसे ये चुनाव समाप्त होता है, चाहे अमित शाह जी हों, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, वो अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। तो इस मामले में तो उनको बड़े हासिल है। हाँ जी, मतलब 24/7 या 12 महीने हम कहें। हाँ, वो इलेक्शन मोड में तो होते ही, इलेक्शन मोड में रहते हैं। इलेक्शन मोड में तो होते ही। तो इससे क्या कहें कि जो विपक्षी दल हैं वो एक बार दोबारा से बैकफुट में, अभी तक उन्होंने टिकटें जो है डिक्लेयर नहीं की। यदि इस मामले में बात की जाए, अब की नहीं, आप 1952 के इलेक्शन से देखें या विशेष तौर से 84 के बाद के जो इलेक्शन है, इंदिरा गांधी के समय के बाद के, कांग्रेस का विशेष तौर से, क्योंकि वही बड़ी पार्टी हुई उन दिनों में, उनका टिकट वितरण स्टार्टिंग से ही काफी लेट रहा है। अच्छा। उनके कैंडिडेट्स को कभी भी बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता आमतौर पर। अच्छा। और वो अपने कैंडिडेट्स लास्ट में ही उतारते हैं। अब रणनीति वो ऐसी क्यों बनाते हैं, इस बात को तो वो जाने। अच्छा। कई बार चीजों के दोनों पक्ष होते हैं सिक्के के। कई बार फायदा भी होता है, कई बार नुकसान भी होता है। यदि थोड़ा टाइम है किसी भी कैंडिडेट के पास, तो जो रूठे हुए हैं उनको मनाने में या वो कम रूठ पाते हैं। यदि टाइम ज्यादा है तो उसके पास भी काफी समय है। ये भी चीजें, और नुकसान भी होता है, टाइम कम मिलता है पब्लिक से इंटरेक्ट करने का। तो अब 10 साल से करीब करीब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जो है अपना सरकार चला रही है, और अब एकदम जो हुआ, जैसे हमने अलग कई राज्यों में देखा पिछले कुछ सालों में, एकाएक जो है भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्रियों को बदल देती है। अब देखिए हरियाणा में यहाँ पर अब अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक ही फेस है, वो है माननीय प्रधानमंत्री जी का। बाकी तो कोई फेस है ही नहीं। और बार बार यदि एमपी बदलने पड़े, उनकी टिकट बदलना पड़े, चीफ मिनिस्टर्स को बदलना पड़े, मंत्रियों को बदलना पड़े, इसका अर्थ वैसे होता ही है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। उसको कम करने के लिए आमतौर पर ये प्रयोग किए जाते हैं कि चीफ मिनिस्टर के चेहरे को चेंज कर दिया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो भी उनके प्रति विरोध भावना है उसमें कुछ कमी आए। आमतौर पर ये सोचकर ऐसा किया जाता है। लेकिन यदि दूसरा पक्ष देखा जाए तो ये भी है कि ये एक प्रकार की असफलता भी होती है सरकार की। यदि आपको बार बार अपने मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे इलेक्शन टाइम में, इसका अर्थ ये कि वहां कुछ न कुछ कमी रही। और यदि एमएलए का, मान लीजिए विधानसभा के इलेक्शन है, सीटिंग एमएलए को बदलना पड़ता है, सीटिंग एमपी को बदलना पड़ता है, इसका अर्थ भी ये है कि उनका जो कार्य उन्होंने जो करना चाहिए था पब्लिक की नजर में, उनका कार्य उतना अच्छा नहीं रहा, इसलिए वैसा करना पड़ता है। आपने अभी जिक्र किया कि मोदी है फेस हर जगह। 2014 के अगर हम इलेक्शन की बात करें, पूरी लहर थी इनकी, और किसी को भी ये टिकट दे रहे थे तो वो, मतलब चाहे वो उस जो मतदाता है उस फेस को जानता भी नहीं था, कहीं से भी उतारो वो बंदा जीत रहा। देखो,
मेरा इसमें थोड़ा सा मत अलग है शुरू से ही। जो 14 का इलेक्शन था वो मोदी लहर नहीं थी। अच्छा। बेसिकली वो एंटी कांग्रेस लहर थी। अच्छा। उन दिनों में लोग कांग्रेस से उब चुके थे और जैसे अन्ना आंदोलन हुआ और उन दिनों में उनके मंत्रियों के जो बयान आए उल्टे सीधे, उससे भी पब्लिक काफी उनसे परेशान हुई थी और उनसे उनके विरोध में हो गई थी। और माहौल इस तरह का हो गया था कि कांग्रेस को वोट करना उस समय में 14 में एक प्रकार से देश के साथ गद्दारी करने जैसा था। ऐसा माहौल सच में हो चुका था। ठीक है। तो उसको बाद में मीडिया ने मोदी लहर का नाम दिया जीतने के बाद, लेकिन सच्चाई में वो एंटी कांग्रेस लहर थी। 19 का चुनाव है वो हम कह सकते हैं कि वो मोदी लहर थी, लेकिन 14 में मोदी लहर नहीं थी, वो तो एंटी कांग्रेस का माहौल। अच्छा, ये मेरा तो ऐसा ही मानना है। आज किस तरह से देखते हैं, आज स्थितियां क्या हैं? देखिए स्थितियां तो ये हैं, अभी जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया है, अब जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या जिन तक वो न्यूज पहुंची है वो तो बड़ा खराब लगा है लोगों को, क्योंकि ये तो सच में एक इस तरह का कभी पहले हुआ ही नहीं है। तो अब देखिए चुनाव है, अगर हम यहीं बैठ के ये बता दें कि ऐसा होगा वो तो गलत होगा, लेकिन ये जरूर है कि अब लोगों के अंदर जो पहले वाला क्रेज था उसमें एक कमी आई है। लोग अलग दिशा से सोचने में लगे हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में भी सोचने लगे हैं। वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई भी एक मुद्दा है। और राम मंदिर बना है, हम भी ब्राह्मण है, हमें बड़ी खुशी है, उसके लिए हम उनको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन देश की और समस्याएं भी जो रियल समस्याएं उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए। आपने राम मंदिर का जिक्र किया, देखिए मैं भी जब से राजनीति को समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से इनका जो है एक जो कहें कोर जो पॉइंट्स इनके उसमें रहा है एक। और एक दौर ऐसा भी चल चुका था जब भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के लोग यही कहते थे, ये बीजेपी वाले ये तो कहते हैं कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो इस चीज को तो कम से कम इसमें है, नरेंद्र मोदी के इस टेन्योर ने मंदिर बना के इस सवालों पे तो रोक लगा दी है। इसमें कोई संदेह नहीं। देखो हम तो अयोध्या राम जी के दर्शन भी करके आए हैं और अंदर एक भावना थी, लेकिन ये भी हमारा मानना है कि जो धर्म है वो सच में आंतरिक चीज है। बिल्कुल, ये तो है, बिल्कुल ये अलग चीज है। जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है उन पर भी बात होनी चाहिए कि जो देश को विकसित करने के लिए सरकार के जो कदम हैं वो क्या क्या उठाए गए, कहां तक सफल रहे और कौन सी ऐसी चीजें रही जो की जानी चाहिए थी, नहीं हो पाई। देखिए 14 में जो बातें कही गई थी, फिर 19 में भी चलो जो बातें हुई, लेकिन आज जो देखते हैं, जैसे कि मैं जिक्र करने जा रहा हूँ नवीन जिंदल जी का। नवीन जिंदल जी आपके भी खास मित्र हैं, मुझे याद है कि जब आपके सुपुत्र का यहाँ पे घरोंडा में कार्यक्रम रखा गया था तो वो आए थे। नवीन जिंदल को कोयला घोटाला, और शायद अभी तक उनकी जांच पूरी भी नहीं हुई, अभी तक जो ईडी वाला जो केस है वो चल रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद आते हैं 14 में, मंच से नवीन जिंदल को बोलते हैं और कांग्रेस को खासकर जो है आरोप लगाते हैं कि कोयले में इनके हाथ रंगे हुए हैं, तिजोरी में लोग सोना चांदी तो रखते हैं लेकिन कांग्रेस वाले कोयला रखते हैं। आज उसी नवीन जिंदल को ये ले आए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं रही? भारतीय जनता पार्टी बदल चुकी है। इसमें दो चीजें हैं, यदि जिंदल जी यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि उनके ऊपर आरोप क्या है ये एक अलग चीज है, उनकी व्यक्तिगत छवि नवीन जिंदल की काफी अच्छी रही है। अच्छा, सरल व्यक्ति के रूप में रही है और उनके सिवाय और कोई ऐसा कैंडिडेट था ही नहीं जो वहां पर बीजेपी को जिता सके। अब यदि आप ऐसे बात करेंगे तो 10 सीटें हरियाणा में हैं, उनमें से 6 तो कांग्रेस पृष्ठभूमि के रहे हैं। अभी जो रणजीत सिंह जी हैं हिसार से, वो भी पहले कांग्रेसी ही रहे। बिल्कुल। अरविंद शर्मा है वो भी कांग्रेसी ही रहे, राव इंद्रजीत जी हैं वो भी कांग्रेसी ही रहे, धर्मवीर जी हैं वो भी कांग्रेसी ही रहे, और सिरसा में जो अशोक तंवर हैं वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो 10 में से 6 तो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से हैं। लेकिन ये अमित शाह जी भी और पहले भी लोग सभी ये सोचते हैं भाई हमें कैंडिडेट जिताऊ चाहिए, जीत कौन सकता है। अच्छा, आज की पॉलिटिक्स कहती है भी जिताऊ कैंडिडेट लेके आओ। तो सिद्धांतों की अगर बात करें तो सिद्धांत इलेक्शन के दौर में हर पार्टी के अंदर पीछे रह जाते हैं। एक ही बात होती है,
जिताऊ कैंडिडेट, क्योंकि जो 272 का आंकड़ा है वो हर सूरत में छूने का हर किसी का प्रयास होता है भाई हम वहां तक जाएं। बट भाजपा तो 400 पार की बात कर रही है। देखो वो तो हरियाणा में 75 पार था, वो एक अलग चीज है, वो एक सच में बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन यदि उत्तरी हम जो काउ बेल्ट है, उत्तर भारत की जो बेल्ट है नॉर्थ, इसमें सारा का सारा क्लीन स्वीप था। किसी भी आप स्टेट को देखें क्लीन स्वीप था, लगभग क्लीन स्वीप। और यदि अब बीजेपी का यही प्रयास होगा कि वो क्लीन स्वीप करे नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि साउथ में कर्नाटक है, वहां पर डेंट लगने की पूरी संभावना है क्योंकि सरकार बदल चुकी है, एक अच्छे बहुमत के साथ है वहां पे। तो 28 में से 25 सीटें कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी के पास थी। अब वहां पर सरकार कांग्रेस की आ चुकी है, वहां पर एक डेंट है। और यदि महाराष्ट्र की बात करें तो 48 सीट, जो अगर हम संख्या के हिसाब से बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा राज्य है। अब वहां भी पार्टी तो टूटी है, लेकिन एनसीपी आज भी शरद पवार वो उसके बड़े स्तंभ बने हुए हैं। शिवसेना की बात करें तो उद्धव ठाकरे के साथ आज भी वहां का जनमानस है। वहां किस तरह के रिजल्ट आएंगे ये एक बीजेपी के बड़े नेताओं उनके दिमाग में है, क्योंकि महाराष्ट्र में कहीं कुछ ऐसा हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। सेम मामला बिहार में है। 40 में से 39 एनडीए लेके आया, लेकिन नीतीश जी की जो अब छवि है, जैसे बिहार के लोगों से कुछ बात भी होती है, अब उनकी छवि में बीजेपी की छवि वहां पर अपनी ठीक है, उनको हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन नीतीश जी की छवि उतनी अच्छी नहीं है। और दोनों मिलकर चुनाव यदि लड़ते हैं और जिस तरीके से वहां तेजस्वी का उठान हुआ है, वहां पर भी यदि कोई चौंकाने वाले नतीजे आ गए तो फिर ये जो 272 वाला आंकड़ा है ये मुश्किल उसमें आ जाता है। अच्छा, तो इसलिए बीजेपी की यही वो है कि भी कम से कम जो नॉर्थ बेल्ट है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये जो इलाका है मध्य प्रदेश, यहाँ पे दोबारा क्लीन स्वीप किया जाए। चलो क्योंकि हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, आज मैं सिर्फ 2 सीटों पे खासकर बात करना चाहूंगा क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा। कुरुक्षेत्र की बात हम पहले करते हैं क्योंकि नवीन जिंदल जी वहां से आए, और कुरुक्षेत्र ही एक ऐसी सीट है जो इंडिया गठबंधन जो है उसमें आम आदमी पार्टी को गई है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप ये जो केजरीवाल को अरेस्ट किया गया ईडी द्वारा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, इसमें इसके जो रिजल्ट है 2 तरह के आ सकते हैं, या तो आर या पार। किसके लिए? दोनों के लिए। अच्छा, केजरीवाल के लिए या तो केजरीवाल बिल्कुल ध्वस्त आम आदमी पार्टी है, या हो सकता है दिल्ली में जैसे 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास थी, हो सकता है 7 फिर बीजेपी के पास आ जाएं। अच्छा, और हो सकता है 7 की 7 आम आदमी के पास चले जाएं। आगे में गठबंधन है, इंडिया के पास चले जाए, ठीक है। लेकिन होगा एक तरफा वो किसी भी पक्ष में। ये जो माहौल बन गया, ये जो माहौल, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, सड़कों पर लोग आए, बहुत बड़ी संख्या में आए, और आम लोग भी बोलते हैं भाई इतना बड़ा तो केजरीवाल का कसूर नहीं था। और जिस तरीके से केजरीवाल ने कोर्ट में अपनी कल हुई है जो उनकी जो डिबेट उसने की, वो जितने लोगों के पास जाएगी वो तो फिर केजरीवाल का वहां से ग्राफ उठेगा। और यदि बातें नहीं पहुंच पाती हैं तो फिर वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा। तो उस गिरफ्तारी का जो कुरुक्षेत्र वाली सीट है हरियाणा में, जो एकमात्र सीट है आम आदमी पार्टी के जो खाते में आई है, उस पे आप क्या देखते हैं? आपने अभी नवीन जिंदल का जिक्र किया कि वो व्यक्तिगत तौर पे उनका अपना वोट बैंक। हाँ, इसमें देखो कोई दो राय नहीं कि जितने भी जो पहले के भी लोग थे, और व्यक्तिगत यदि बात की जाए तो नवीन जिंदल से बड़ा प्रत्याशी कुरुक्षेत्र में न पहले था न अब है। जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर आए, व्यक्तिगत छवि यदि किसी व्यक्ति की वहां पर है, एक उनका अच्छा सिस्टम था, हमने खुद भी जाके देखा है। नवीन जिंदल हो न हो, किसी की कोई भी समस्या है, उनके ऑफिस का जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था कि आदमी को निराश होकर आना नहीं पड़ता था। अनपढ़ आदमी गए तो एप्लीकेशन भी वहीं के लोग लिखते थे उनके नाम की। अच्छा, तो इतना जबरदस्त सिस्टम किसी का था नहीं, और वो नवीन जिंदल के ये बात पक्ष में जाती है। बाकी रही बात भाई सरकारों की,
नहीं, पार्टियों मैं इसलिए कह रहा वहां पर मामला अलग हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो भी उसी वैश्य समाज से आता है जिस वैश्य समाज से नवीन जिंदल आते हैं। तो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, एक तो बिरादरी एक हो गई, दूसरा केजरीवाल वाला ये जो प्रकरण चल रहा है, तो इसमें क्या आम आदमी पार्टी एक अच्छा परफॉर्म कर सकती है? आप ये देखें, एक तो नवीन जिंदल की पर्सनल वोट्स, मैं पहले उसकी बात करता हूँ बीजेपी की, फिर काफी वोट्स ऐसी हैं जो बीजेपी की हैं, कोई भी कैंडिडेट उनको मिलने ही मिलने, फिर चीफ मिनिस्टर अब नायब सिंह सैनी बन चुके हैं, सीधी सी बात है, उनका जो वोट बैंक है सैनियों का वो उधर जाएगा ही जाएगा। तो ये इन बातों को अगर लें तो वहां पर इस समय नवीन जिंदल को हम कम आंक नहीं सकते किसी भी सूरत में। ठीक है जी। रही बात अब पार्टियों की या लोकमत की, लोकमत अभी इलेक्शन स्टार्ट हुआ है हरियाणा में, तो अभी काफी टाइम है, हाँ, लगभग 2 महीने। और जो पहले जो 15-20 दिन होते हैं उसमें माहौल बदलता है, उसी में माहौल बनता है, उसी में सब कुछ होता है। उस दौरान सुशील गुप्ता जी वो कैसा परफॉर्म कर पाएंगे, तब तक कितने लोगों से मिलते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी की कैंपेनिंग बड़ी गजब की होती है, पंजाब में था उन्होंने वहां भी सब कुछ हिला दिया, दिल्ली में था सब कुछ हिला दिया, तो ये लोग बिल्कुल लोगों के अंदर घुस जाते हैं। उस बात को देखें तो सुशील गुप्ता हो सकता है भारी पड़े, लेकिन यदि व्यक्तिगत छवि की बात की जाए, कार्यशैली की बात की जाए, तो नवीन जिंदल कहीं भी किसी भी तरीके से कम नहीं है। अबे चौटाला किसका नुकसान करेंगे वहां? देखो, अभय चौटाला अभी उनके जो दूसरी पार्टी जेजेपी, उनका तो मामला थोड़ा ठंडा हो चुका है जैसा लोग बोलते हैं, और अभय चौटाला उनकी पार्टी भी कुछ उभार तो जरूर लेगी। ठीक है। अब बात आती है अंदर खाते की, जो बैकडोर पॉलिटिक्स होती है कि भी कौन पार्टी, क्योंकि टक्कर तो 2 ही पार्टियों में होनी है, इंडिया गठबंधन में और भारतीय जनता पार्टी में। बाकी जो बची उनके हित कहां कैसे प्रभावित होंगे इसके ऊपर भी डिपेंड होगा कि वो अपना रुख हल्का सा किधर इशारा करते हैं। ठीक। तो अभय चौटाला भी क्या करेंगे अभी कहना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, दूसरी जो सीट है वो है करनाल की, ये भी हॉट सीटों में से एक है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री खुद यहाँ से प्रत्याशी हैं, यहीं से विधायक थे। करनाल की सीट को किस तरह से देखते हैं? देखो, अगर हम खट्टर साहब के प्रत्याशी बनने से पहले की बात करें तो करनाल सीट बीजेपी के लिए कठिन हो चुकी थी। अच्छा। बहुत बड़ी यहाँ से जीत मिली थी, बावजूद उसके यहाँ पर शोर नहीं था कि क्या होगा। अच्छा। तो जो कुछ सीटें जहां पर कांग्रेस अच्छी टक्कर देती उनमें करनाल भी आ चुकी थी। अच्छा। तो आप ये देखें, पहले अश्विनी कुमार चोपड़ा यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, अगली बार उनके फेस को चेंज किया गया, भाटिया साहब आए, और उस समय भाटिया साहब की छवि अच्छी थी, मिलनसार हैं, बड़े अच्छे से बात करते हैं, मृदुभाषी हैं, बिल्कुल, और जो सांगठनिक दक्षता है वो भी उनके अंदर बड़े गजब की है। तो ये बातें लोगों के अंदर थी कि नहीं अब तो भाटिया साहब आए हैं, लेकिन अब उनके फेस को चेंज करना पड़ा। तो अब दोनों मामले हैं यहाँ पर। ठीक है, सरकार है, और यदि सैनी समाज की बात करें, ओबीसी की करें, वहां भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि नायब सिंह चीफ मिनिस्टर बने हैं, और पंजाबी समुदाय है वो भी काफी कुछ हो तो खट्टर साहब के साथ है ही, लेकिन ऐसे ही अब जाट समुदाय है वो इस समय करनाल की बात करें तो वो ज्यादा अगर लगता है इस समय उनका झुकाव कांग्रेस की ओर है। ऐसे ही अब यहां से टिकट यदि वीरेंद्र सिंह राठौड़ लेके आते हैं तो राजपूत लोग अच्छे से जुड़ेंगे, यदि चाणक्य शर्मा टिकट लेके आते हैं तो ब्राह्मण भी काफी बड़ा तबका है वो अच्छे से उनके साथ जुड़ेगा। और तीसरे जो सुनने में आए थे कि बुल्ले शाह, वो शायद उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। इन दोनों में से उम्मीद है, और ज्यादा संभावनाएं तो यही है कि शायद चाणक्य शर्मा को ये टिकट मिले। अच्छा। और यदि उनको टिकट मिलती है, और अगर हम जातिगत बात करें तो जाट जो पंजाबियों के लगभग बराबर से हैं, बहुत अंतर नहीं है, फिर ब्राह्मण भी एक बड़ा तबका है, और ये अगर दोनों तबके उनके साथ जुड़ते हैं तो ये भी एक बड़ा तबका है। नहीं, आप तो यहाँ पर एक अच्छी टक्कर होनी है।
आप क्या मानते हैं कि आपने अभी बताया कि क्योंकि पंजाबी समुदाय से आते हैं मनोहर लाल खट्टर, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये बिरादरीवाद बहुत ज्यादा हैवी रहता है खासकर एमपी के इलेक्शन में? बहुत ज्यादा विवाद हम नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बिरादरीवाद हरियाणा में न हो। देखिए ये तो शुरू से ही चलता रहा है। हमने भी जो अभी तक जब से टिकट डिक्लेयर हुई है मनोहर लाल जी की, हमने भी काफी लोगों से बातचीत की है। कई लोगों का कहना यह है कि अगर मनोहर लाल खट्टर जी की जगह कोई भी होता, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी इवेंट मैनेजमेंट कर लेती है, वो अपने इवेंट्स करेगी, बड़े मतलब लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है हर एक व्यक्ति को, हर प्रत्याशी को हम कहें। लेकिन आप भी सुनते होंगे पिछले 1-1.5 साल से या 2.5 साल से एक मानसिकता ये थी कि ऊपर तो मोदी ना बनाएंगे, नीचे भी का चेंज करेंगे, और शायद इसी वजह से मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया, चाहे भारतीय जनता पार्टी इस विषय में कुछ भी कहती रहे, वही एंटी इनकम्बेंसी वाली बात। तो करनाल सीट पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं करेगा मनोहर लाल खट्टर को लेके? कई चीजें हैं। एक तो मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर रहे हैं 9.5 साल, लगभग 9 साल से ज्यादा टाइम उन्होंने उस पोस्ट पे रहे। कोई भी व्यक्ति इस पोस्ट पे इतना लंबे टाइम तक रहता है तो उसकी अपनी एक ग्रिप तो बनती है, एक प्रभाव मंडल भी उनका विकसित हो जाता है। और ये भी है कि यदि मनोहर लाल खट्टर जीतते हैं और यदि बीजेपी की सरकार आती है तो उनका मंत्री बनना भी मंत्री बने, पूरी संभावनाएं उनकी रहेंगी। फिर जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, तो थोड़ा सा उसमें भी फर्क तो पड़ता ही पड़ता है, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार चुनाव एक तरफा होगा या वो, इस बार चुनाव में टक्कर है, होगी, और लास्ट में ऊंट किस करवट बैठता है ये समय बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आज इस चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, काफी अच्छी चर्चा रही आपसे। तो दर्शकों, आप सबका क्या कहना है हमारी आज की इस चर्चा पर? आज शुरुआत हमने की है, आने वाले और वीडियोस आपको मिलेंगे, सीट दर सीट जो है हम इन राजनीतिक जो है विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे, और हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में कांग्रेस की लिस्ट भी फाइनल हो जाए, तब इस चर्चा में और ज्यादा आनंद आएगा और अच्छी तरह से हम लोग जो है सीट दर सीट जो है विश्लेषण कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं हाले हरियाणा, ये थे हमारे साथ सतीश शर्मा जी, मैं हूं पीयूष गुंबर। जो कोई भी पहली बार हमारे इस फेसबुक पेज पर जुड़ा है या ये वीडियो हमारे यूट्यूब मंच पर देख रहा है, तो दोनों मंचों को आप जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि उन दोनों के साथ आप जुड़िए, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आप तक सीधा आपके फोन के माध्यम से पहुंचते रहें। धन्यवाद।